पर बजट का एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी और लाल मखमली बैग लेकर विधानसभा पहुंच चुके हैं वित्त मंत्री। ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे दे। बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही बजट पर हस्ताक्षर हुए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बजट से पहले राज्य सरकार की महत्वपूर्ण बैठक हुई और अब थोड़ी ही देर में यानी कि कुछ ही मिनटों के अंदर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो सदन के अंदर बजट पेश करने वाले हैं। तो इस साल क्योंकि प्रदेश के गठन के 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत उम्मीदें हैं कि पूर्व पीएम वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर भी छत्तीसगढ़ को लेकर इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो देखिए, सिल्वर जुबली इस साल छत्तीसगढ़ ने पूरी की है। ऐसे में 25 साल के उपलक्ष्य में बड़ा बजट ये छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है और लगभग जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर अब तक की बात करें तो 22 गुना बजट में वृद्धि देखी गई है। चलिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बजट को लेकर कितने आश्वस्त हैं वो आपको सुनाते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी मेरे साथ में मौजूद हैं और देखिए, भगवान राम में का दर्शन जो है उन्होंने कर लिया है और जिस तरीके से देखा जाए एक बड़ा दिन है। और वहीं अगर देखा जाए तो कई मनोकामना मांगने के बाद जो वित्त मंत्री हैं वो यहाँ पर देखिए मनोकामना मांगी गई है और पूरी पूजा अर्चना की गई है पूरे मंत्रोच्चार के साथ। और अब हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक बड़ा दिन है। सर, एक बड़ा दिन है, आपने पूजा अर्चना कर ली है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये दूसरा बजट आज मैं प्रस्तुत करूंगा और ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सर, आज आप एक अलग गेटअप में नजर आ रहे हैं, एक अलग ऊर्जा जो है वो नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है, चरितार्थ करना है और उसी दृष्टिकोण से आज का बजट होगा और ये ऊर्जा हम सब पूरे प्रदेश में भरनी है। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए दूसरा बजट है ये और वहीं छत्तीसगढ़ का 25वां बजट होगा। छत्तीसगढ़ का 25वां बजट होगा सर। कई उम्मीदें जो है जनता की हैं आपसे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी। जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर ही हम दम लेंगे। बिल्कुल, देखिए तो देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा में एंट्री ले रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय, मौजूद है डिप्टी सीएम विजय शर्मा और साथ ही साथ साय सरकार का दूसरा बजट यहां पर प्रस्तुत करेंगे और 2047 विजन 2047 को लेकर ये बजट जो है वो प्रस्तुत होने वाला है। खुद मुख्यमंत्री जो है वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ यहाँ पहुंचे हैं और बजट का इंतजार जिसको था लंबे समय से जो प्रदेश की जनता बजट का इंतजार कर रही थी, वो बजट यहाँ पर आज बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक उम्मीदों का बजट इसे कहा जा सकता है। तमाम लोगों को उम्मीद थी इस बजट से लेकर, तो बस कुछ ही क्षण और बजट जो है वो प्रस्तुत यहाँ पर कर दिया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर, और ये तस्वीरें आप देखिए क्योंकि अब से थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो सदन के अंदर जाते हुए पूरी कैबिनेट के साथ, और दूसरी तरफ आप देखिए लाल बैग जो डिजिटली बजट आज पेश किया जाना है वित्त मंत्री ओपी चौधरी की ओर से। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस समय का जो पहला बजट था वो 5700 करोड़ का था और सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बजट अभी पेश नहीं हुआ है, पहले ही हौसला खो चुके हैं। बताइए, खाली बुलवाइए श्री ओपी चौधरी वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय का उपस्थापन करेंगे। माननीय चौधरी जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बार के इस जो स्पीच है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं कि हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके दो आयाम हैं अध्यक्ष महोदय, प्रमुख आयाम, एक अच्छी नीयत और दूसरी कर्मठता। उसी कर्मठता से प्रेरित होकर अध्यक्ष महोदय इस बार का बजट भाषण मैंने खुद अपने हाथ से अपने हैंडराइटिंग से लिखा है और उसी की प्रतिलिपि सभी सम्मानीय सदस्यों को उपलब्ध कराई है, मेरी हैंडराइटिंग वाली प्रति अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिभा आशुतोष ने कहा है, कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। अध्यक्ष महोदय, इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में आधुनिक भारत के सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता के बाद अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में रामगढ़ की पहाड़ियों में कालिदास जी ने प्रेम के प्रतीक मेघदूत की रचना की थी। इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद की पहली कविता लिखी थी और माधवराव सप्रे जी ने हिंदी की पहली कहानी लिखी थी। इसी माटी की माता सबरी ने स्नेह और विश्वास निश्चल प्रेम ने तीनों लोक के अधिपति श्री राम को जूठे बेर खाने पर परम तृप्ति का अनुभव करा दिया था। मैं अपने ऐसे छत्तीसगढ़ की माटी को सबसे पहले प्रणाम करता हूं और इस महान छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ महान जनता को भी नतमस्तक होकर राम राम करता हूं, जय जोहार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की बुनियाद है भरोसा। विश्वास ही लोकतंत्र का शोक स्तंभ है। पिछली सरकार ने लोकतंत्र किसी विश्वास की हत्या की थी, इसी विश्वास को चोट पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न इसी भरोसे के संकट से पार पाकर हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपने कार्यकाल के पहले साल को विश्वास वर्ष के रूप में स्थापित किया। अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जनादेश पर्व मनाकर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाई। हमारी सरकार की इन्हीं ईमानदार प्रयासों के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने बार बार आशीर्वाद देकर अपने अटूट विश्वास को जताया है। चाहे वह लोकसभा चुनाव का समय हो, उपचुनाव का अवसर हो या स्थानीय निकाय के चुनाव में एक तरफा मुहर लगाने की बात हो, छत्तीसगढ़ की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अध्यक्ष महोदय, 10 में से 10 नगर निगमों में एक तरफा जीत दिलाई। ईवीएम का बहाना बनाने वालों को मुहर लगाकर भी इस बार जनता ने जवाब दे दिया। अध्यक्ष, वहीं दूसरी ओर पूरे देश की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली और सशक्त नेतृत्व को अपना अटूट विश्वास रूपी आशीर्वाद प्रदान किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति में बहुप्रचलित एंटी इनकम्बेंसी की अवधारणा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और भारतीय राजनीति और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक नया शब्द दिया, वो शब्द है प्रो इनकम्बेंसी का। मोदी जी देश के मात्र दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 3 बार शपथ लिए हैं। 2001 के बाद लगातार 24 वर्षों तक या तो वे राज्य के प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री रहे हैं या राष्ट्र के प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं। 24 साल का समय हो गया अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र एवं दिल्ली की सफलताएं मोदी जी के प्रति भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता द्वारा प्रकट किए गए अटूट विश्वास की कहानी को लगातार दोहरा रहे। इन दोनों इंजनों के बल पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए चल रहे विकास की गाड़ी को हाल के स्थानीय चुनावों में छत्तीसगढ़ में तीसरा इंजन मिल गया है और यह गाड़ी अब और तेज गति से दौड़ने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के जीवन काल की दृष्टि से यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहा है। सन 2000 में जन्म के बाद हमारा छत्तीसगढ़ युवावस्था में पहुंच गया है। 25 वर्ष की आयु किसी व्यक्ति
संस्था या राज्य के जीवन काल में सर्वाधिक ऊर्जा का समय होता है। आज हमारे राज्य के लोगों की औसत आयु भी मात्र 24 वर्ष ही है, जो देश के लोगों की औसत आयु 28 वर्ष से भी बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में से 15 वर्ष छत्तीसगढ़ ने आपके नेतृत्व में तीव्र प्रगति की और अब हम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे राज्य का जीडीपी वर्ष 2000 में मात्र 21,000 करोड़ रुपया था, अब हम 5 लाख करोड़ की जीडीपी को पार कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख के पास पहुंच चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या को हमने 4 से बढ़ाकर 25 तक पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था अभी मुझे याद आता है कि हमारा एक बैचमेट था। हम लोग उसी समय 12वीं कक्षा पास होकर निकले थे और उस मेरे एक बैचमेट दोस्त की पीएमटी में रैंक 100 के अंदर डबल डिजिट में थी, लेकिन उसे एमबीबीएस की सीट तक नहीं मिल पाई थी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई को भी हमने इन 25 सालों में डबल किया है। रायपुर में राज्य स्थापना के समय कुल 6 फ्लाइट ही आया करते थे, आज 76 फ्लाइट आते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस समय बस्तर सरगुजा में एयरपोर्ट की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी की उड़ान योजना के कारण यह भी संभव हुआ। प्रदेश में कुल बैंक ब्रांच महज 1500 हुआ करते थे, अब ये बढ़कर 6,500 तक पहुंच गया है। 2 लाख शासकीय कर्मचारियों की संख्या को हमने इन 25 सालों में 4 लाख तक पहुंचाया है। मात्र 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी अध्यक्ष महोदय, जो आज कई गुना बढ़कर 1,50,00,000 मीट्रिक टन के पास पहुंच चुकी है। 7300 मेगावाट बिजली उत्पादन को हम सब ने 18,000 मेगावाट तक पहुंचाने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य बना है। सन 2000 में स्थापना के समय हमारी राजधानी रायपुर या पूरे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, आज संभवतः हमारा रायपुर ऐसा एकमात्र राजधानी शहर है जहां आईएम भी है, एम्स भी है, एनआईटी भी है, IIIT भी है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट सीपेड भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी HNLU भी है। अध्यक्ष महोदय, एक और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आज की इस बजट में और जुड़ने जा रहा है, जिसका जिक्र मैं आगे की पंक्तियों में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह प्रगति गाथा एक ओर मुझे हर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विकास और बेहतर भविष्य की ललक मुझे संतुष्ट होने नहीं देती, बल्कि और ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसी भी राष्ट्र के जीवन काल में एक पड़ाव आता है जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है, और भारत के लिए यह वह समय चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, जो भारत के इतिहास का यह कालखंड ऐसा कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। मोदी जी के इस शब्दों में पुनः कहूं तो यही समय है, सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता के अमृत काल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ भी राष्ट्र निर्माण की इस पहल में बराबर का योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को सार्थक करे। यह हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए भी उतना ही जरूरी है कि देश की विकास प्रक्रिया में कदम ताल करते हुए हम आगे बढ़ सकें। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने हेतु छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 पथ प्रदर्शक एक दस्तावेज तैयार किया है। यह विजन डॉक्यूमेंट कोई कोरा सपना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के जनता के महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और समृद्धि को साकार करने के जीवंत सफर की मार्गदर्शिका है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल सरकारी तरीके से बनाया गया कोई सरकारी दस्तावेज मात्र नहीं है। हमने राज्य के सभी वर्गों से विचार विमर्श कर इसको मूर्त रूप प्रदान किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ का स्वरूप केवल सरकार तय न करे, बल्कि यह जन भावनाओं से प्रेरित हो, यह हमारी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य उनको प्राप्त करने की रणनीति शामिल है। हमारी सरकार प्रत्येक बजट भी विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप ही उठा करके एक एक कदम के रूप में प्रस्तुत करेगी।
पिछले सत्र में प्रस्तुत बजट से ज्ञान के रूप में समावेशी विकास की जो नींव हमारे द्वारा रखी गई थी, आज का बजट उसी विकास श्रृंखला का अगला पड़ाव है। हमने पिछले बजट में ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी को केंद्र बिंदु बनाकर योजनाओं का न केवल निर्माण किया, अपितु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले पूरे 1 साल इन योजनाओं को जनता तक साय साय पहुंचाया भी है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के शुरुआत में मैं ज्ञान अर्थात अंत्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति गति का जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है, इनका अगर हमको उत्थान करना है तो गति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की रणनीति आवश्यक है। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, गति न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जरूरी है। मैं गति के इन्हीं 4 बिंदुओं का इस बजट की दृष्टिकोण से उल्लेख करना चाहूंगा, वर्णन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को पिछले बजट में मैंने 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों के रूप में रखा था। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है, ताकि हम प्रधानमंत्री जी के सुशासन के सूत्र वाक्य मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की ओर अग्रसर हो सके। एक नए विभाग के रूप में इसे स्थापित करने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः देश का पहला राज्य है। अध्यक्ष महोदय, लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं, ताकि ऑनलाइन तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलंब की जिम्मेदारी तय हो, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके। सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की आसान और सुनिश्चित डिलीवरी के लिए हम डिजिटल गवर्नेंस का उपयोग कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर सतत निगरानी रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डैशबोर्ड अटल मॉनिटरिंग पोर्टल आरंभ किया गया है। आज के इस बजट में इस हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी खरीदों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे द्वारा प्रथम चरण में 20 विभागों के कुल 216 सुधारों को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी मुहिम, जिसे ब्रैप कहते हैं अध्यक्ष महोदय, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, का मूल उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता लाना तथा नियमों में सरलीकरण करके प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। स्टाम्प और पंजीयन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सुगम ऐप के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिल रही है। अनेक प्रक्रियाओं को पेपरलेस और फेसलेस भी किया जा रहा है। पंजीयन के 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर जमीन रजिस्ट्री हेतु भी लोगों के लिए आसान व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हक त्याग एवं बंटवारा में लगने वाले लाखों रुपए के शुल्क के स्थान पर अब मात्र 500 रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाखों राजस्व विवादों को रोका जा सकेगा। सरकारी विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सशक्त बनाने और डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर सीएम सुशासन फेलोशिप आरंभ करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह संभवतः पूरे देश में इस तरह का पहला प्रयास है कि आईएम और IIIT के साथ मिलकर ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल करते हुए दक्ष मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च स्तरीय जॉब के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर की स्थापना के लिए बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 वर्ष में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते शासकीय लोगों को 54 मामलों में रंगे हाथों पकड़कर अपराध दर्ज किया गया है।
यह इस सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ स्पष्ट और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पश्चात यह सुनिश्चित हो कि क्रय की गई वस्तु या सेवा उच्च गुणवत्ता की हो तथा ठेकेदार, सप्लायर या सेवा प्रदाता को एक निश्चित समय सीमा में उनका भुगतान भी हो जाए। भुगतान के लिए उन्हें ऑफिसों के चक्कर न काटना पड़े। इससे सरकारी कामों में गुणवत्ता भी आएगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। अध्यक्ष महोदय, लोक सेवकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तर्ज पर प्रदेश में भी एक अवार्ड स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए इस बजट में 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है और पीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की तरह राज्य में सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड आने वाले समय में प्रदान किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एससीए अर्थात स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस योजना अंतर्गत राज्य द्वारा किए जा रहे सुधारों, जो रिफॉर्म्स हैं, उनको हम केंद्र के अनुसार कर रहे हैं। जैसे भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय वाहनों की स्क्रैपिंग, औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग का उदारीकरण, पंजीयन प्रक्रिया का डिजिटाइजेशन, एसएनए स्पर्श व्यवस्था, ऐसे रिफॉर्म्स को हमने लागू किया है। और इन रिफॉर्म्स को लागू करने के एवज में भारत सरकार ने इस वर्ष इंसेंटिव के रूप में, पुरस्कार स्वरूप हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को 6000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में डीएमएफ भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से डीएमएफ से करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम आने वाले वर्षों में और स्थापित करेंगे। आने वाले समय में डीएमएफ अंतर्गत किए गए कार्यों का सोशल ऑडिट भी सुनिश्चित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सुधारों का यह प्रारंभ है और यही सुधार हैं जिनके पायदान पर चढ़कर छत्तीसगढ़ अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, गति के दूसरे बिंदु एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना को बढ़ावा देना, उस बिंदु पर मैं आना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अधिकाधिक पूंजीगत व्यय, मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी मैंने अपने पिछले बजट में 10 में से एक आधार स्तंभ के रूप में उल्लेख किया था। पूर्व में मैंने आज हमारे राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का गौरवगान इस राज्य के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण किए बिना अधूरा है। यह सुखद संयोग ही है कि इस वर्ष को हम अपने राज्य में राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। वहीं यह वर्ष अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। पिछली सरकार के द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट के खंडहर पर हमने फिर से नवनिर्माण का संकल्प लिया है। यह न केवल भरोसे के निर्माण का संकल्प है, बल्कि छत्तीसगढ़ के निर्माण का भी संकल्प है। हमने इसलिए छत्तीसगढ़ में इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। यह निर्माण इंफ्रा का निर्माण तो होगा ही, इस निर्माण का आशय सभी क्षेत्रों में नए अवसरों का भी नवनिर्माण है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 22,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के लिए 18% की रिकॉर्ड वृद्धि हमने की है और अब पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। यह कुल बजट का 16% हिस्सा है और पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। पूंजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और शास्त्रियों का मानना है कि 1 रुपए के पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रूप से 4 रुपए से अधिक का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने एससीए में जो हमको राशि दी है, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने इंसेंटिव के रूप में छत्तीसगढ़ को 1051 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियरों की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की भारी कमी है। विगत 1 वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को छत्तीसगढ़ में गति दी जा सके। हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए
रोड प्लान 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकास खंड एवं विकास खंड से विकास खंड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है। हमने छोटे शहर जो नगर पंचायत या नगर पालिका स्तर के हैं, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। ये नया योजना प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए इस बजट में प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य के पीडब्ल्यूडी अर्थात लोक निर्माण विभाग के लिए इस बजट में लगभग 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 20% अधिक है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिए इस बार 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों पर भी लागू करने के लिए उन्नत व्यवस्था OPRMC योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन सरकार केवल एक नारा नहीं है, बल्कि प्रभावशील वास्तविकता है। प्रमाण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पिछले केवल एक वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सड़कों की कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। अध्यक्ष, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की 12 सड़कों के निर्माण के लिए PMGSY अंतर्गत 845 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना MMGSY अंतर्गत 119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम हैं, उनमें सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्टों के विकास कार्यों के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट संचालन हो सके, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का VGF का भी प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी हम पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महानदी एवं इंद्रावती नदी को जोड़ने के लिए और केवई नदी और हसदेव नदी को आपस में जोड़ने के लिए सर्वे कार्य कराने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, हमने अपने जन संकल्प पत्र के अनुरूप रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हुए NCR की तर्ज पर SCR साथ स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने का निर्णय लिए हैं। जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है, वैसे स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसके लिए बजट में स्टेट कैपिटल रीजन के कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान कर दिया गया है। सर्वे और DPR निर्माण हेतु भी इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो, मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए। रायपुर शहर में कैनाल रोड फेज 3 का निर्माण, पंडरी से मोवा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण, एक्सप्रेसवे फेज 2 का निर्माण, कटघोरा से दीपका 4 लेन सड़क का निर्माण, रायगढ़ से महापल्ली 4 लेन सड़क का निर्माण, अंबिकापुर अंबेडकर चौक से वाराणसी मार्ग 4 लेन सड़क का निर्माण, ऐसे अनेकों कार्यों को इस बार प्रमुखता से इस बजट में अधोसंरचनात्मक कार्यों को जोड़ा गया है। पेयजल व्यवस्था हेतु भी जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बार किया गया है। गति के तीसरे बिंदु T अर्थात टेक्नोलॉजी पर मैं अब चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्रांति से लेकर डिजिटल युग तक तकनीकी प्रगति ने पूरी दुनिया में लगातार आर्थिक विकास को गति प्रदान की है।
आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी है, जहां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आईओटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रौद्योगिकियां केवल उपकरण ही नहीं हैं, बल्कि ये परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। नवाचार उद्योगों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का आज की तारीख में प्रवेश द्वार बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति का सूत्रधार है, या फिर कहूं तो यह आज के आधुनिक युग का वाहक है। किंतु प्रदेश के ऐसे सुदूर अंचल हैं जहां आज भी दूरसंचार की क्रांति से ये अंचल वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना का इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। इसका प्रथम चरण इस बजट में प्रावधान प्रथम चरण का किया गया है। इससे जो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ऐसे गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम वीजीएफ के माध्यम से किया जाएगा। जिससे ऐसे क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टावर लगाने के लिए वीजीएफ के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 40 करोड़, स्वान के संचालन के लिए 18 करोड़, डिजिटल गवर्नेंस के लिए 9 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। आईटी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई धरती योजना के अंतर्गत भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय टेक्नोलॉजी आधारित वित्तीय प्रबंधन के लिए इफमिस की व्यवस्था को लागू करने के लिए 45 करोड़ और आबकारी विभाग में सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला स्तर पर तकनीक का प्रयोग करते हुए जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम की स्थापना हेतु 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह दुर्भाग्यजनक है अध्यक्ष महोदय कि अब तक जिलों का पृथक से जीडीपी की गणना नहीं की जाती थी। अब विभिन्न जिलों के जीडीपी की गणना की जा सकेगी एवं जिलावार विकास रणनीति भारत सरकार की तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिलों की तरह हम योजना बनाकर रणनीतिबद्ध ढंग से काम कर सकेंगे। नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा प्रशासन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में अलग से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, गति के चौथे बिंदु इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर मैं आता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की आबादी की औसत आयु को देखते हुए एवं राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति को माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर केंद्रित बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, इसे सर्वसमावेशी बनाते हुए समाज के कमजोर वर्ग, महिला, नक्सल पीड़ित, नक्सल समर्पित और अग्निवीर जैसे विशेष समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, निवेशकों को राज्य में आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट, आईटी आदि में निवेश की इच्छा जताई है। आज हमारी नई औद्योगिक नीति का नतीजा है कि सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए कंपनियां छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क तथा जांजगीर चांपा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का प्रावधान इसी वर्ष 195 करोड़ रुपए के लागत से किया गया है। नई औद्योगिक नीति को आकर्षक बनाने एवं इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूंजी अनुदान 700 करोड़ रुपया, ब्याज अनुदान 200 करोड़ रुपया और प्रतिपूर्ति अनुदान 100 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। यह पिछले वर्षों के बजट की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। अध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं, अतः फूड पार्कों की स्थापना हेतु 17 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 46 करोड़, इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। विगत वर्षों में उद्योगों को अनुदान मिलने वाली राशि समय पर न मिल पाने के कारण व्यवसायियों को व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पूर्व वर्ष के लगभग 700 करोड़ रुपए के दायित्वों को हमारी सरकार ने इस वर्ष भुगतान करने का बीड़ा उठाया और ये 700 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अध्यक्ष महोदय,
उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि हमने उद्योग विभाग के बजट को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुने से भी अधिक करते हुए 1420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया है। हमारी मंशा है कि प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी तेजी से ग्रोथ हो और हमारे राज्य के कोर उद्योगों के साथ साथ अन्य नए क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के संभावनाएं निर्मित हों। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय हेतु नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आवंटन करने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जिला उद्योग कार्यालय राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद और बिलासपुर में भवनों के निर्माण का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस वित्तीय वर्ष में जो आर्थिक स्थिति है उसके कुछ डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर हमारे राज्य के जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद में 7.51% की वृद्धि अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, इसी अवधि में देश के जीडीपी में 6.4% की वृद्धि अनुमानित है। देश का राष्ट्रीय औसत का वृद्धि 6.4% का है और हमारे राज्य का 7.51% का वृद्धि हो रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा राज्य अधिक प्रभावशाली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। प्रचलित दर पर राज्य का जीएसडीपी 2023-24 में 5,12,000 करोड़ अनुमानित था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 5,67,880 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें लगभग 11% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में भी 12% की वृद्धि के साथ राज्य का जीएसडीपी 6,35,918 करोड़ रुपए तक पहुंचने का आकलन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में हमारे राज्य का विकास दर 5.38% है, जबकि देश की औसत 3.76% है। औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय वृद्धि की औसत 6.22% है, जबकि हमारे राज्य में 6.92% है। सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 7.22% की है और हमारे राज्य की 8.45% की अनुमानित है। यह तुलना दर्शाती है कि हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,62,000 रुपए संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 9.37% अधिक है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि राष्ट्रीय औसत वृद्धि से ज्यादा तेजी से हो रही है। आने वाले वर्षों में हम इसी गति को बनाए रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब अलग अलग क्षेत्रों के बजटीय प्रावधानों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं संस्कृति क्षेत्र के विषयों पर बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल जी ने कहा है, मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण सहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जलथल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अध्यक्ष महोदय, हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि यह एक जीवन पद्धति का नाम है, जीने का एक तरीका है। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव ही हिंदुत्व है और हमें गर्व है इस महान सोच पर, हमें गर्व है इस जीवन पद्धति पर जो हमेशा दुनिया को जीना सिखाते आई। और आज पूरी दुनिया को यह वर्ल्ड ऑर्डर और पीस तथा विश्व व्यवस्था और शांति की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो हिंदू की विचारधारा दे सकती है। अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस हिंदुत्व का अनिवार्य हिस्सा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा अर्थ इतना ही है कि राष्ट्र का आधार संस्कृति होता है। पश्चिम केवल राज्य को परिभाषित करता है। अध्यक्ष महोदय,
जीवंत राष्ट्र की परिकल्पना कभी पश्चिम की डिक्शनरी में नहीं हो सकती। पश्चिम कहता है कि राज्य के 4 अंग होते हैं, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। पश्चिम नहीं समझ सकता कि राष्ट्र का प्राण तत्व संस्कृति होता है। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति भी अधिकांश अवसरों में यही पढ़ाते सिखाती आई अध्यक्ष महोदय, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी पर जो भारत दिखा ना, वही संस्कृति आधारित राष्ट्र है। प्रयागराज के त्रिवेणी से लेकर राजिम के त्रिवेणी तक, भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में सुदूर सामरी से लेकर सुकमा तक हमारे भांचा राम के जो पद चिन्ह है, वही इस राष्ट्र की संस्कृति का प्राणवायु है। अध्यक्ष महोदय, हम राज्य में सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय जन जागरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में हमने छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की, जहां हमारे प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए रुकने खान पान की व्यवस्था की गई। राज्य के 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ मेला में इस बार माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानीय सांसद, मंत्री एवं विधायकगण ने आपके विशेष आमंत्रण को स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय, और पवित्र संगम के स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया अध्यक्ष महोदय। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही हम छत्तीसगढ़ के भांचा राम के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए विशेष योजना चला रहे हैं, जिसके तहत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन कराया जा चुका है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस बजट में इस प्रयोजन के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी धर्मों के आस्था के केंद्र बिंदु डोंगरगढ़ में 59 करोड़ की लागत से परिक्रमा पथ तथा मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने वाई सेप का पुल 21 करोड़ रुपए की लागत से, इन दोनों कार्यों की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में जारी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चंपारण, सिरपुर जैसे अन्य धार्मिक स्थलों के विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के बगियाला मिलजुल के सजाबो जी, हमर माटी हमर तीरथ है, अब राजिम कुंभ घलो नहाबो जी, एक छत्तीसगढ़ी व्यक्ति की भावना है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन फिर से प्रारंभ किया है और आज के इस बजट में अगले साल के आयोजन के लिए 8 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को सिंधु दर्शन और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए बजटीय प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना को बंद कर दिया था। मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना अंतर्गत लगभग 2.5 लाख हितग्राहियों ने हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, सबरीमाला, वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। पिछले बजट में हमने इस योजना को पुनः आरंभ किया और आज की इस बजट में इस योजना को, तीर्थ यात्रा योजना को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता अनवरत अटूट रही है। विपक्षी साथियों की सरकारों को छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का अवसर दशकों तक मिला, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अगर छत्तीसगढ़ किसी ने बनाया तो श्रद्धेय अटल जी ने बनाया। हमने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया। हमने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया। हमारे छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों के नाम पर हमने अनेक अलंकरण स्थापित किए। हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे जी ने लिखा, अध्यक्ष महोदय, धन्य धन्य ये धरती, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी, कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि की तपोभूमि, ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार
स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजो कर रखने के लिए विशेष संग्रहालय की स्थापना कर रही है, जिसमें राज्य के जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विविधता के आर्टिफैक्ट्स को 14 गैलरियों में संजोया जाएगा। इसके साथ साथ शहीद बी नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपए की राशि लगाई जाएगी। हमारा प्रयास है यह दोनों संग्रहालय इस वर्ष प्रारंभ हो जाएं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा एवं पूजा स्थलों के अखड़ा विकास के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु बजट में 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। जनजाति गौरव दिवस, कर्मा महोत्सव, इनका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बृहद बजटीय प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु अनेक बजटीय प्रावधान है। पर्यटन विभाग द्वारा नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इससे भी स्थानीय फिल्म और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराने के लिए निर्माणाधीन विधानसभा में एक कला दीर्घ का भी विकास किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जनजातीय समुदायों के आस्था के केंद्र देवगुड़ी के मरम्मत एवं विकास एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास हेतु 11 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं युवा एवं उनके रोजगार के बारे में इस बजट में चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, यूथ इज द इंजन ऑफ प्रोग्रेस, अर्थात किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित और महान बनाने का सफर युवा शक्ति के योगदान के बिना संभव नहीं है। अभी हाल ही में जर्मन चांसलर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष इस बात की घोषणा की थी कि जर्मनी में भारत के कुशल वर्क फोर्स के लिए वीजा जारी करने की सीमा 20,000 से बढ़ाकर लगभग 1 लाख कर दी जाएगी। विश्व पटल पर भारत की उभरती युवा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, विकसित देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। आज जापान की औसत आयु 50 वर्ष, जर्मनी की औसत आयु 47 वर्ष, चीन की औसत आयु 40 वर्ष, अमेरिका की औसत आयु 39 वर्ष है। वहीं दूसरी ओर भारत की औसत आयु मात्र 28 वर्ष है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ के औसत आयु की बात करूं तो अब देश की औसत आयु 28 वर्ष से भी कम 24 वर्ष ही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने का हमारे राज्य के लिए सबसे अनुकूल समय है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमने अपने औद्योगिक नीति को निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर आधारित बनाया है। जो छूट दी जाएगी, जो सब्सिडी दी जाएगी, उसका आधार निवेश की सीमा नहीं होगी, बल्कि अधिकाधिक रोजगार सृजन के क्राइटेरिया पर यह छूट और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो सही मायने में हमारे सरकार के राज्य की युवा शक्ति के प्रति आस्था का, हमारी सोच का प्रतीक है। युवाओं के प्रासंगिक कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 26 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 सालों में रायपुर में निर्मित हुए राष्ट्रीय संस्थानों का मैंने जिक्र किया। एक नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा इस बजट में और की जा रही है, जो रायपुर के और पूरे छत्तीसगढ़ के माथे पर एक और तिलक होगा। हमारा छत्तीसगढ़ कला कौशल जैसे बेल मेटल आर्ट, कोसा, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट इत्यादि से परिपूर्ण है, किंतु आज आधुनिकता के दौर में इन्हें प्रासंगिक बनाना है। हमारे द्वारा नवा रायपुर में निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिससे इन कलाकृतियों को नया आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा। इससे हमारी युवाओं को उभरते अर्थव्यवस्था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निफ्ट के स्थापना के लिए इस बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में नित्य नए अवसर सृजित हो रहे हैं और नर्सिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है। कोई युवा बहन अगर नर्सिंग का कोर्स कर लेती है तो उसे आसानी से रोजगार मिल सकता है। रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे छत्तीसगढ़ में आज तक कुल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुए थे। नर्सिंग क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अब नर्सिंग कॉलेजों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये 12 नर्सिंग कॉलेज जो स्थापित हो रहे हैं उनमें
बलरामपुर में स्थापित हो रहा है, दंतेवाड़ा में स्थापित हो रहा है, जांजगीर चांपा जिले में स्थापित होगा, बीजापुर, कुरुद, जसपुर, नवा रायपुर, बैकुंठपुर, पुसौर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में ये स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 34 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ऐसा ही क्षेत्र फिजियोथेरेपी का क्षेत्र भी नया क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना या हम कहें आजादी के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ में सरकारी केवल एक फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित है। इस बजट में एक साथ 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने लिया है। ये 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित किए जाएंगे बिलासपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में, जसपुर में, रायगढ़ में और मनेन्द्रगढ़ में। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ITI एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के कोर्स उनकी वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं बन पाए हैं। रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन संस्थानों के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। इसके लिए इस बजट में ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुस्तुरा तहसील दुलदुला जिला जसपुर में नई ITI के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है। आज अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर में रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर विद्यमान हैं और पर्यटन क्षेत्र ऐसा ही एक क्षेत्र है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित धुड़माराज गांव को यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया गया है। जसपुर के मधेश्वर पहाड़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना गया है। इन उपलब्धियों से प्रेरित होकर एवं रोजगार के असीम संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बजट में होम स्टे पॉलिसी के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसका विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा। इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पॉलिसी का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र होगा। अध्यक्ष महोदय, SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ की युवाओं की रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को सशक्त बनाने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ये सारे प्रयास इसी उद्देश्य के साथ किए जा रहे हैं कि हम अपनी युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निर्मित हो रहे रोजगार के नए विकल्पों के लिए तैयार कर सकें। ये हमारी रणनीति है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 20 विभागों में पिछले 1 वर्ष में 10,000 से अधिक भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और तेज गति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, खेल प्रोत्साहन। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पूरे प्रदेश में खेल प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। अनेक प्रावधानों में से विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरगुजा एवं दुर्ग संभाग में संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण का प्रावधान 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला, सूरजपुर जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, मुंगेली जिला, शक्ति जिला, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, बेमेतरा, कांकेर एवं बिलासपुर जिले में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कुरुद, धमतरी और बलौदा बाजार के सुहेला में इंडोर हॉल निर्माण का भी बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट और मिनी स्टेडियम तथा इंडोर हॉल निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए के भी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे अनेक खेल को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान इस बजट में शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर वृद्धि में नगरीय विकास उत्प्रेरक का कार्य करता है। आर्थिक विकास के साथ शहरों में आबादी का दबाव बढ़ता जाएगा। हमारे शहरों का सुनियोजित और सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए अनेक बजटीय प्रावधान इस बजट में किए गए हैं।
मैंने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, उसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का पहले ही जिक्र किया। नगरीय निकाय में अधोसंरचना विकास के लिए इस वर्ष 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को शहरी क्षेत्रों में दुरुस्त करने के लिए अमृत मिशन अंतर्गत 744 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है और सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत 875 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए मैं अंतःकरण से बहुत प्रसन्न हो रहा हूं कि हमारी सरकार ने एक नई योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाभार्थियों को सही समय पर आवास निर्माण कर गृह प्रवेश के उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, रायपुर का नालंदा परिसर, उसकी सफल कहानी सर्वविदित है और युवाओं के बीच इसकी मांग को देखते हुए हमने 17 नए नगरीय निकायों में 17 नए प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने का निर्णय लिया। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं क्षमता वृद्धि के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास का हृदय यदि इसका शहरी क्षेत्र है तो इस विकास की धमनियां इसके गांवों से होकर गुजरती हैं। शहर एवं ग्रामीण विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक को हासिल किए बिना दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास की दृष्टि से इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से मैं कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। ऐसे कई ग्रामीण मार्ग हैं जो आज भी बरसात में पुल के अभाव में कट जाते हैं। ऐसे पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। गांव के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में छोटे अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए समग्र विकास योजना अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी सदन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य की ग्राम पंचायतों में यूपीआई पेमेंट व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार को गरीबों की चिंता नहीं थी, उसका प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए जाने वाले राज्यांश को देने से मना कर दिया गया था, जिससे मेरे 18 लाख गरीब भाई बहन पक्के आवास से वंचित रह गए थे। किसी भी व्यक्ति के लिए मकान का महत्व क्या होता है, इसे किसी ने शब्दों में बयां किया है। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी पहली कैबिनेट में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु को पूरा करने के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष हमारे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों पीवीटीजीज के आवास निर्माण के लिए विशेष प्रावधान करते हुए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महोदय, यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के क्राइटेरिया में और सरलीकरण अब होने जा रहा है। जिसके पास 2 पहिया वाहन है, जिसके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। नक्सलवाद प्रभावितों के लिए संवेदनशील सोच के साथ नक्सल प्रभावितों के लिए 15,000 आवास की अतिरिक्त स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। जो डबल इंजन सरकार का परिचायक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के गांवों में अत्यंत सराहनीय कार्य हुआ है। अतः इसी गति को बनाए रखने के लिए इस वर्ष हमने 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। नवा रायपुर अटल नगर। अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत में जब कभी भी शहरी विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि
कि नवा रायपुर एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में वर्णन किया जाएगा। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन का पर्याय बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में विकास के राष्ट्रीय मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को नवा रायपुर मजबूती से स्थापित करेगा। आज नवा रायपुर में आरबीआई, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, इन सब के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो चुके हैं। बालको कैंसर अस्पताल, सत्यसाई अस्पताल जैसे अनेक संस्थान भी नए कीर्तिमान स्थापित करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज नवा रायपुर में ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईटी क्षेत्र में भी यह एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। आज यहां पर सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों के से संबंधित उद्योग भी आ रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी नवा रायपुर ने पहचान बनाई है, जिसके कारण होटल इंडस्ट्री के लिए भी यह एक आकर्षक केंद्र बनकर उभर रहा है। नवा रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए 100 एकड़ में मेडिसिटी विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में नवा रायपुर में एजुसिटी विकसित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर के गोल्फ कोर्स में नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन भी हाल ही में संपन्न हो पाया। यहां पर देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारे द्वारा बनाया गया है। नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी के उन्नयन, संचालन एवं संधारण हेतु इस बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत का आइकॉनिक डेस्टिनेशन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में ई बस सेवाओं के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़, साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़ और नई लाइब्रेरी बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विकसित किए जाने के लिए 156 करोड़ की लागत से कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रावधान है। हमने सीबीडी अर्थात कॉमर्शियल टावर में 2000 आईटी रोजगार प्रदान करने के लिए टेली परफॉर्मेंस, स्क्वायर बिजनेस और सीएसएम जैसी कंपनियों के साथ एमओयू कर लिया है। इस वर्ष में ही 700 से अधिक लोगों को रोजगार ऑलरेडी मिल चुका है। नवा रायपुर में बसाने की दृष्टिकोण से, लोगों की सुविधा की दृष्टिकोण से एसडीएम कार्यालय और नवीन तहसील कार्यालय के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास अध्यक्ष महोदय, किसी भी समाज के समृद्ध होने की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक उस समाज में एक आदर्श संस्कृति का निर्माण न हो, और एक समृद्ध संस्कृति के निर्माण की बुनियाद उस समाज में नारी के सम्मान पर टिकी रहती है। हमारे आर्थिक विकास का आधार महिला सशक्तिकरण, नारी उत्थान तथा नारी का राज्य की जीडीपी में योगदान रहा है और रहेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी अंतर्गत 1 मिनट चौधरी, वित्तीय वर्ष 2020-25, 2025-26 के उपस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने तक सभा के भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं सभा सहमत हो। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी के अंतर्गत महतारी वंदन योजना में 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था तथा इस वर्ष 5500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया था। महतारी वंदन योजना ने हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिया है। लाखों बहनें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। आर्थिक सशक्तिकरण से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रास्ते खुले। सबसे बड़ी बात, बहनों का परिवार के भीतर भी सम्मान बढ़ा है। सारंगढ़ के दानसरा गांव का मैं उदाहरण देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जहां बहनें महतारी वंदन योजना के पैसे से राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं। इस तरह के उदाहरण हमें असीम ऊर्जा से भर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने रेडी टू ईट पोषाहार का काम हमारी माताओं बहनों से छीनकर कुछ ठेकेदारों के हवाले कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस अन्याय को ठीक करते हुए पुनः इस कार्य को महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है। हमारे द्वारा प्रदेश में अभी तक 74,000 समूह सदस्यों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़कर लखपति दीदी बनाया गया है। हमने अगले 3 वर्षों में 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
कामकाजी महिलाओं को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण हेतु 79 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 5 करोड़, वन स्टॉप सेंटर सखी के लिए 20 करोड़, शहरी क्षेत्रों में 150 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 नए आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु 42 करोड़, नवीन 7 परियोजना कार्यालय निर्माण के लिए 3 करोड़ 16 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण अध्यक्ष महोदय, हमने समाज में सभी वर्ग के लोगों के गरिमामय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक बजटीय प्रावधान किए हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 200 करोड़, सुखद सारा योजना के लिए 125 करोड़, वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना के लिए 4 करोड़, दिव्यांगजनों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए 30 करोड़, फिजिकल रिफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर का उन्नयन एक आदर्श कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र के रूप में करने के लिए 5 करोड़, जसपुर नगर में दिव्यांग बच्चों के लिए आदर्श आवासीय परिसर निर्माण हेतु 2.5 करोड़, माना कैंप रायपुर में दिव्यांगों के विशेष विद्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए 5 करोड़, भारत माता वाहिनी अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्र संचालन हेतु 10 करोड़ एवं थर्ड जेंडर समुदाय के लिए समानता आधारित अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्यमंत्री रहते हमारा राज्य देश का पहला राज्य था जिसने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया था। साथ ही पीडीएस की एक उत्कृष्ट व्यवस्था स्थापित की थी जिसको देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी तारीफ की थी। इस बार की इस बजट में खाद्य सुरक्षा हेतु 5,326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य समाज का मूल आधार शिक्षा होती है, इसलिए हमने बजट में पर्याप्त शैक्षणिक प्रावधान किए हैं। नियमित शैक्षणिक प्रावधानों के अतिरिक्त पीएम श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़, राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन के लिए 10 करोड़, संचालनालय लोक शिक्षण के नवीन भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़, रामकृष्ण आश्रम अबूझ मार्ग के लिए 10 करोड़, विभिन्न शालाओं के निर्माण हेतु 30 करोड़, 5 जिलों सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, रायगढ़ एवं जसपुर में साइंस पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 50 लाख, बस्तर एवं सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब की स्थापना के लिए 3 करोड़ 50 लाख, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शोध व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़, 25 महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए 75 करोड़, नवा रायपुर में नवीन महाविद्यालय के निर्माण के लिए 4.5 करोड़ एवं 10 महाविद्यालयों में छात्रावास पुनर्निर्माण के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। करडेगा जिला जसपुर में महाविद्यालय के निर्माण के लिए तथा 21 शासकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य अध्यक्ष महोदय, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के 77,20,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के लिए इस बजट में 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हमारे संकल्प पत्र के अनुसार विकास खंडों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 50 विकास खंड हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट एसीआई के कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार किया जा रहा है। हमारे सरकार के विगत 1 वर्ष के प्रयास से यहाँ कार्डियक बाईपास भी प्रारंभ हो गया है। इसके विस्तार हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट इस बजट में रखा गया है। निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ तकनीक एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है, लेकिन इसके महंगा होने की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर दंपति इसका लाभ नहीं ले पाते। सरकारी स्थानों पे इस अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं रहती। इसका ध्यान रखते हुए निसंतान दंपतियों को लाभ पहुंचाने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्त्री रोग विभाग में ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार इस तरह के सेंटर की स्थापना होगी। मेकाहारा स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान विभाग वन्य विभाग हेतु प्रथम चरण में 20 करोड़ के चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी। हम अपने सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बना रहे हैं। इसके लिए मेकाहारा में 28.5 करोड़ के 3 टेस्ला MRI मशीन, 26 करोड़ के 256 स्लाइस CT स्कैन मशीन लगाई जाएगी तथा महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में 14 करोड़ की लागत से 128 स्लाइस CT स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी।
मेडिकल कॉलेजों के प्रभावी प्रबंधन की दृष्टि से निर्णय प्रणाली को विकेंद्रीकृत करते हुए उनके वित्तीय अधिकारों में न केवल बढ़ोतरी की गई है, बल्कि मेडिकल कॉलेज अच्छे तरीके से संचालित हों, इसके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया गया है। जनकपुर में 100 बिस्तर अस्पताल, जांजगीर चांपा एवं कोरबा जिला में 220 बिस्तर अस्पताल, राजानवागांव जिला कबीरधाम, भेज्जी जिला सुकमा में पीएचसी की स्थापना, पचपेड़ी बिलासपुर के पीएचसी का सीएचसी में उन्नयन, ग्राम कटवार, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सब हेल्थ सेंटर, इनके लिए पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसी तरह सरोना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल, सरिया सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, नवागढ़ बेमेतरा जिला, कटघोरा कोरबा जिला के सीएचसी का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। मोतीमपुर मुंगेली, भंडारपुरी रायपुर, सिरिमकेला जिला जसपुर में पीएचसी की स्थापना, कोदबा जसपुर, धरसीमा रायपुर तथा तरेगांव जंगल कबीरधाम के सीएचसी का उन्नयन, तखतपुर में मातृ शिशु अस्पताल की स्थापना करने हेतु भी पदों एवं भवनों के लिए आर्थिक प्रावधान किया गया है। सेंद्री बिलासपुर के मानसिक चिकित्सालय, कुरूद धमतरी, बसना महासमुंद के 100 बिस्तर अस्पताल, गौरेला पेंड्रा मरवाही एवं गरियाबंद के जिला चिकित्सालय, बीजापुर के 100 बिस्तर अस्पताल को 200 बिस्तर अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। सनावल बलरामपुर जिला, पिपरिया कबीरधाम जिला, गिरौदपुरी बलौदा बाजार जिला, जरहागांव मुंगेली जिला में सीएचसी हेतु ग्राम कोदवा गोडान कबीरधाम इस सब हेल्थ सेंटर के भवनों का निर्माण किए जाने हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। राज्य को नेचुरोपैथी हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 10 बेड वाले 4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना हेतु भी 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के सुदृढ़ीकरण हेतु इस बजट में 4 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में विश्व स्तरीय मध्य भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला लेबोरेटरी बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, अध्यक्ष महोदय, खेती का मानव जीवन में इतना अधिक महत्व है कि हम खेती करने वालों को विकास की दौड़ में कैसे पीछे छूटने दे सकते हैं। हम किसान भाइयों की आय बढ़ाने एवं उनके उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस खरीफ वर्ष में हमने प्रदेश के 25,49,000 किसानों से 1,49,00,000 टन से अधिक धान खरीदा है। यह अब तक के किसी भी वर्ष में की गई सबसे अधिक धान खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने कार्यभार संभाला है, प्रदेश के किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। कृषक उन्नति योजना के लिए विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5,62,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 562 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष हेतु इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्यांश के लिए इस बजट में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि योजना की शुरुआत से अभी तक राज्य के किसानों द्वारा 1362 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा किया गया, जिसके विरुद्ध किसानों को अब तक 7,156 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष से प्रदेश में उत्पादित होने वाले दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के साथ क्लब करते हुए दलहन और तिलहन की फसलों के लिए खरीदी के लिए बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अनाज फसलों यथा धान, गेहूं, रागी, कोदो, कुटकी के साथ साथ दलहन, तिलहन फसल के बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए बजट में कृषक समग्र विकास योजना अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हम आगामी वर्ष में राज्य में नैनो यूरिया और डीएपी को भी प्रोत्साहित करेंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत 200 करोड़, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान करने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य कृषि के साथ साथ संबंधित गतिविधियां किसानों का आय बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी हैं। बागवानी, हमने बागवानी क्षेत्र के विस्तार हेतु अनेक प्रावधान किए हैं। एकीकृत बागवानी मिशन के लिए 150 करोड़, आयल सीड्स एवं आयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन अंतर्गत 30 करोड़, आयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत हल्दी एवं अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। डेयरी, अध्यक्ष महोदय, हमने गुजरात के बनासकांठा का डेयरी मॉडल देखा है, जहां दुग्ध उत्पादन से किसान 25,000 से 1 लाख रुपए तक प्रति माह कमा रहे हैं। बनास डेयरी भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के साथ समझौता किया है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेयरी विकास समग्र परियोजना हेतु 90 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। मत्स्यिकी, आज राज्य में मत्स्य उत्पादन लगभग 8 लाख टन प्रतिवर्ष है। मत्स्य बीज के उत्पादन में हमारा राज्य न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात कर रहा है। 3 नवीन हेचरी सह संवर्धन पोखर निर्माण 3 जिलों में किया जाएगा। ये जिला है मानपुर, मोहला, अंबागढ़, बलरामपुर, रामानुजगंज, खैरागढ़, गंडई, छुही खदान। इन 3 जिलों में हेचरी सह संवर्धन पोखर का निर्माण होगा। मत्स्य उत्पादन में विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में बस्तर संभाग में 200 झींगा पालन इकाई स्थापित करने हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। मत्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार हमने अपने बजट में सुअर पालन, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में कई गुना, लगभग 5 से 6 गुना की वृद्धि की है। 1 लाख मत्स्य एवं पशु पालकों को केसीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कृषि विभाग के बजट में विभिन्न कार्यालय भवनों के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जैसे संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर का, उप संचालक कृषि भवन मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, जसपुर, कोरबा और सूरजपुर का, एसडीओ कार्यालय कृषि मुंगेली, बलौदाबाजार, पत्थलगांव, कोरबा, कटघोरा, शक्ति का, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार, दुर्ग, कटघोरा का, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जगदलपुर, कोरबा का, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सरगुजा, उसूर, जसपुर, कुनकुरी, फरसाबहार, बगीचा, सहायक संचालन उद्यान कार्यालय गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और सूरजपुर जिले का। इस तरह के अनेक प्रावधान किए गए हैं। भवानी साव, रामलाल साव कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय मुंगेली के परिसर में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय मुंगेली की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी अंजोरा में एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय आज चल रहा है। इस बजट में बिलासपुर में निर्माणाधीन महाविद्यालय में जो कामों की जरूरत है उसके लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और हमारा प्रयास रहेगा कि अंजोरा में चल रहे पशु चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ बिलासपुर में एक और महाविद्यालय काम करे, इसे इसी सत्र से प्रारंभ किया जाए, इसके लिए प्रयास है। सहकारिता अंतर्गत माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है। इस सूत्र वाक्य को मानते हुए हमने अनेकों पहल किए हैं। पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों को सुविधा संपन्न बनाने की दृष्टि से 500 गोदाम सहकार्यालय भवन के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के कारखानों की कार्यशील पूंजी हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन, अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्था कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा एवं समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद है।
प्रदेश में ऐसे सैकड़ों सिंचाई परियोजनाएं हैं जो विगत कई वर्षों से अपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं को आगामी वर्षों में कार्य योजना बनाकर शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से हमने अटल सिंचाई योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि पुरानी सिंचाई योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। इस पूरी कार्य अवधि में लगभग 5,000 करोड़ रुपए व्यय करके 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का साहसी लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण की दृष्टि से बजट में कुल 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 20% ज्यादा है। ड्यूटी लगती है उस पर 12% का अतिरिक्त उपकर अर्थात शेष लगाया जाता था, उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। कानून व्यवस्था अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने, रिस्पॉन्सिबल एवं रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज आधुनिक युग में जिस तरह से समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसी तरह अपराध के भी नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट आदि। इसी वर्ष 5 नवीन साइबर थाने बलौदाबाजार भाटापारा जिला, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा तथा जसपुर में खोले जाएंगे। साइबर एवं वित्तीय अपराध के रोकथाम, विवेचना इत्यादि के लिए विशेषज्ञों के सेवा प्राप्त करने एवं साइबर फॉरेंसिक शाखाओं को फॉरेंसिक उपकरणों, सॉफ्टवेयर इत्यादि के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। ड्रग्स जैसी व्यापक सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए 10 जिलों रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु 3 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी की तर्ज पर एक आधुनिक फोर्स एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य में बढ़ते औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों के सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र के सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआईएसएफ स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का निर्णय करते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है। नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर फाइटर्स का सराहनीय योगदान रहा है और इसे देखते हुए इस वर्ष 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स, 3,200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। 6 नवगठित जिलों में अजाक थाना, कोरबा, जांजगीर एवं सूरजपुर में 3 नवीन महिला थाना तथा सुकमा जिले के 2 नक्सल प्रभावित गांव इल्मागुंडा तथा डब्बा कोंटा में नवीन पुलिस थाना हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। पुलिस बल को मजबूत करने के लिए एक नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा। इसके नवीन पदों के लिए बजट में 39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जनसंपर्क विभाग शासन के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस बजट में जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस बजट में पत्रकार साथियों के समाज में विशेष योगदान को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए गए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन एवं विस्तार हेतु 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य में प्रवासी भी कराने का निर्णय किया गया है और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। और मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देय होगा, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। वित्तीय अनुशासन, वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान।
अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। बजट अनुमान सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। ये केवल संख्याएं मात्र नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम छत्तीसगढ़ के विकास और कल्याण के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं। प्राप्तियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। वर्ष 2025-26 में 1,65,100 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 12% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 76,000 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 65,000 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 24,100 करोड़ रुपया अनुमानित है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 54,000 करोड़ एवं करेत्तर राजस्व 22,000 करोड़ अनुमानित है। हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के स्वयं के राजस्व में 11% वृद्धि का अनुमान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, व्यय की दृष्टि से वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय 1,65,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय का प्रावधान 22,300 करोड़ था। वर्ष 2025-26 में 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश, राज्य या संस्था के लगातार विकास में वित्तीय अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि हमने 2047 के विजन को सामने रखा है, इसलिए दीर्घकालिक समय अवधि में राज्य को वित्तीय अनुशासन में रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF में 480 करोड़ रुपए का हमने निवेश किया है, जिसके फलस्वरूप CSF फंड की हमारी कुल राशि अब 8,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वर्ष 2025-26 में CSF में 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त निवेश का प्रावधान हमने किया है। इस CSF वित्तीय स्टेबिलिटी के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है और देश के बेस्ट 3 परफॉर्मिंग स्टेट में आज हमारा छत्तीसगढ़ खड़ा है। साथ ही गारंटी रिडेम्पशन फंड GRF में इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान हमने किया है। CSF एवं GRF संबंधी मानकों के पालन में छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में से है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको विदित है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बनाने हेतु हमने इस बार पेंशन फंड बनाने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा। इसके लिए एक अधिनियम भी हम बनाएंगे और इस फंड के लिए 456 करोड़ रुपए निवेश का बजटीय प्रावधान भी हमने किया है। अध्यक्ष महोदय, पेंशन के भविष्य की लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने वाले संभवतः हम देश के प्रथम राज्य होंगे। अध्यक्ष महोदय, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण हमारे राजस्व में खनिजों पर रॉयल्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्यादातर रॉयल्टी खनिजों के मूल्य के प्रतिशत पर आधारित होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों से खनिजों के मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण हमारे राजस्व में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको स्थिर करने हेतु एवं साथ ही निवेश का लाभ लेने एवं दीर्घकालिक विकास को लक्षित करते हुए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक निवेश स्वरूप 100 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। यह फंड दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और प्रदेश के सतत विकास को सुनिश्चित करने का एक साधन बनेगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,41,000 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2025-26 में कुल 2,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 22,900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें केंद्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण SCA
4,000 करोड़ रुपए को हमने शामिल किया है। इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 18,900 करोड़ रुपया होगा, जो राज्य के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। यह आरबीआई के एफआरबीएम सीमा जो आरबीआई ने निर्धारित की है कि जीएसडीपी के 3% के नीचे होना चाहिए, उसके नीचे जीडीपी के 3% के भीतर है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है और साथ ही मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम एफआरबीएम और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट में हम सभी का ध्यान व्यय के लिए किए गए बजट प्रावधानों पर होता है, किंतु श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में हमने पूरा साल सरकार के आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसी का प्रतिफल है कि इस वर्ष स्टाम्प एवं पंजीयन से होने वाले आय में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। परिवहन से आने वाले आय में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। आबकारी के आय में 21% और जीएसटी से आने वाले आय में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह केवल और केवल हमारी सरकार की ईमानदार प्रयास का नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्तावों के अंतर्गत कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों को राहत देते हुए आयकर में छूट की सीमा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इससे निश्चित तौर पर जनमानस के व्यय योग्य आय एवं बचत में वृद्धि होगी। इससे वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। वर्तमान में राज्य के अंदर 50,000 रुपए से अधिक कर योग्य वस्तु के परिवहन के लिए जीएसटी अंतर्गत ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान है। छोटे व्यवसायियों को राहत देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से ई-वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा कुछ आपवादिक वस्तुओं को छोड़कर 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। राज्य में बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायियों पर कई वर्षों से पुराना वैट बकाया है। ऐसे व्यवसायियों के लिए बकाया कर माफी योजना का निर्णय भी जीएसटी विभाग के अंतर्गत लिया गया है। 10 वर्ष से ज्यादा पुराने प्रकरणों जिसमें वैट और सीएसटी तब प्रवेश कर 25,000 रुपए से कम देय है, उनकी बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। इससे शासन को देय लगभग 11 करोड़ के लगभग की राशि माफ होगी, लेकिन इससे 62,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो सकेगा और 40,000 से अधिक व्यवसायियों को इसका लाभ मिलेगा। राशि की माफी से अधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से मुक्ति है। वकील लेके ऑफिस में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। कंप्लायंस बर्डन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उठाया गया, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। इन निर्णयों का उद्देश्य यह है कि छोटे व्यापारियों को राहत देकर उनके व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर प्रदान करें। प्रदेश में कर अनुपालन का सकारात्मक वातावरण निर्मित हो। हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में बल्क डीजल क्रय पर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वैट को घटाकर 17% किया था, ताकि स्थानीय उद्योगों को इसका लाभ मिले एवं अन्य राज्यों की कम दर से छत्तीसगढ़ को होने वाले राजस्व नुकसान को रोका जा सके। इसी कड़ी में रजत जयंती वर्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर जो वैट लगता है, उस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट एक इंक्रीमेंटल बजट नहीं है। 10% बढ़ाकर अनुमानों को आंकड़ों में सजाकर प्रस्तुत कर देने का नाम बजट नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था के एक अर्थ है एस्पिरेशनल, एस स्ट्रेटेजिक, टी ट्रांसफॉर्मेशनल, एच ऑनेस्ट, ए एक्शन। अध्यक्ष महोदय, यह बजट छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक है। यह बजट एस्पिरेशनल है, यह बजट स्ट्रेटेजिक है, यह बजट ट्रांसफॉर्मेशनल है और यह बजट हमारे ऑनेस्ट एक्शन की एक रूपरेखा है। बजट का फोकस बजट बनाते समय केवल यह नहीं था कि कैसे पैसों को विभागों के बीच एक चलते ट्रेन को देखते हुए आपस में बांट दिया जाए, बल्कि हमारा प्रयास यह रहा कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में
हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रोथ की सर्वाधिक संभावना है और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन संभावनाओं को बजट के माध्यम से बल दिया जा सकता है, उस बात को फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए हमने बजट तैयार किया। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मैंने ज्ञान का जिक्र किया था। ज्ञान को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो गति को हमें अपनाना ही पड़ेगा। ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का कल्याण करना है। पूरे समाज के अंत्योदय का कल्याण करते हुए समावेशी विकास अगर सुनिश्चित करना है तो आर्थिक विकास उसके लिए जरूरी है और उस आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए गति अनिवार्य है। गति को मैंने एक्सप्लेन किया। गति था, जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, अंधकार कितना भी घना हो, उजाले की उम्मीद और तलाश पर ही मानव जाति की सार्थकता है। यह बजट केवल कल के लिए, यह बजट बेहतर कल के लिए एक प्रयास है, भावी विकास के लिए एक कोशिश है, विकास के बसंत के लिए एक उद्यम है। अध्यक्ष महोदय, कवि ने शब्दों में कहा है, अंधेरों से आंख मिलाने, अंधेरों से आंख मिलाने चला आया है जुगनुओं का कारवां, हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। अंधेरों से आंख मिलाने चला आया है जुगनुओं का कारवां, हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। मसालें जलेंगी भी, राहें दिखेंगी भी। कुशासन की आंच से ठूंठ नहीं होगा किसी का भी भविष्य, कुशासन की आंच से ठूंठ नहीं होगा किसी का भी भविष्य। जड़ें सोख ही लेंगी अपने हिस्से का पानी। विकास का बसंत आएगा, पूरे सबाब के साथ आएगा। कोपलें फिर से फूटेंगी, कोयले फिर से कूकेंगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे इस सम्माननीय सदन के समक्ष आपके माध्यम से प्रस्तुत करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं आय व्यय पर सामान्य चर्चा के लिए दिनांक 4 एवं 5 मार्च 2025 की तिथियां निर्धारित करता हूं। आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 को मध्याह्न 12 बजे तक दी जा आपको सकती कि है। छत्तीसगढ़ में आम बजट पेश कर दिया गया है और ये महत्वपूर्ण है कि ये बजट आम लोगों के लिए ही था, क्योंकि कई बड़े ऐलान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, यानी कि पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा और इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाया जाएगा। तो ये जो बजट जिससे आम वर्ग उम्मीद कर रहा था कि उन्हें राहत देने वाला होगा, तो हाँ, ये राहत देने वाला है, क्योंकि हर वर्ग को साधा गया है इस बजट में। और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमतों में भी सरकार कमी करने जा रही है। 1 रुपए कम होगी पेट्रोल की कीमतें। तो देखिए, जिस तरह से इस बार का ये बजट हर वर्ग को साधने वाला था, कर्मचारियों का डीए बढ़ चुका है, महंगाई भत्ता अगले महीने से मिलने लगेगा, यानी अप्रैल माह से ये फायदा लोगों को मिलेगा, कर्मचारियों को। और साथ ही ये भी देखिए, आपकी पेंशन फंड की शुरुआत भी अब होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में पेंशन फंड में भी लोगों को लाभ मिलेगा। खास करके आप देखिए, सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ महंगाई भत्ता दिया जाएगा, बल्कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन फंड की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होगी। इसके अलावा आप देखिए, महतारी वंदन योजना, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं थी, उसका भी विस्तार हो चुका है। इस योजना के लिए भी बजट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लिए भी बजट बढ़ चुका है। तो बता दें आपको, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो बजट पेश किया वो खास इसलिए क्योंकि इस बार ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री गति को लाए हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में विकास की गति से बढ़ाई जाएगी। गति में जी का अर्थ गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इन सभी का समावेश आपको इस बजट में दिखाई देगा, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़, पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़, पीएम श्री स्कूल के लिए 277 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़, रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सेवा भी शुरू की जाएगी और उसके लिए सर्वे के लिए 5 करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया। रोजगार की दिशा में कई बड़े ऐलान इस बजट में वित्त मंत्री ने किए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं
और बुनियादी जो ढांचा है छत्तीसगढ़ का, उसके विकास के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान इस बजट में किए गए हैं। और देखिए, ऐसा पहली बार हुआ जब हस्तलिखित बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री ने अपने हाथों से इस बजट को बनाया था और यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ का जीडीपी ग्रोथ देश से भी ज्यादा है। ये बड़ी बात भी उन्होंने बजट भाषण के दौरान कही है। तो छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है और अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर उद्योग के बजट को डबल कर दिया गया है।